Thank you, Anis bhai. It was wonderful listening to you. A very brief and precise question. I hope you would answer that. You tried to answer that question, but maybe because you were not quite focused, you lost it somewhere. मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा कि कहा कि बहुत सारे मुसलमान आपसे जुड़ना नहीं चाहते. Can you hear me, Anis bhai? Yes, yes, I can. I can. Yeah. Please go ahead. Yeah. ऑलराइट. तो आपने जैसा कहा कि बहुत सारे मुसलमान आपसे जुड़ना नहीं चाहते, ज्यादातर आपने कहा वो माइक्रो एलीट, माइक्रो माइनॉरिटी जो है वो एलीट की. लेकिन मेरा सवाल जरा सा ब्रॉड है कि बहुत सारी मुस्लिम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपसे नहीं जुड़ना पसंद करती. उसके पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन आपने जो ये कहा कि आपके कुछ एक आइडियोलॉजिकल उनके साथ डिफरेंसेस है. अगर आप इलैबोरेट कर पाए कि क्या आपकी नजर में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जो शायद रुकावट बनते हैं आप में और दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बीच सॉलिडारिटी में, particularly on the ideological front. शुक्रिया इकराम साहब. सो आइडियोलॉजिकली हमें उनसे कुछ डिफरेंस नहीं है. दे विल हैव सम डिफरेंसेस विद अस. ओके, तो मुझे लगता है कि उसका खुलकर आंसर वो लोग दे सकते हैं, लेकिन जो हमें पता चला है मैं आपके सामने रखूंगा. नंबर वन, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस से ज्यादा इट्स मोर अबाउट जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग वे है एक काम करने का, कि हम लोग कोई भी चीज को क्या कहते हैं कि एक हिकमत, कभी कभी मैं बताता हूँ ना आपको कि बहुत सारे कामों को हम लोग हिकमत या मसलियत का नाम देकर वेरी सॉफ्ट कर देते हैं कि मैसेज ही नहीं जाता. सेकंड, जो आरएसएस का जो थ्रेट होता है उसको हम लोग ओपनली नाम लेकर बोलते हैं, और बहुत सारे इश्यूज में डायरेक्ट हम लोग इंटरवेंशन करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी वेरी नोटेड नहीं होना चाहिए. ऐसा करेंगे तो हम नोटेड हो जाएंगे, हम पर केसेस पड़ जाएंगे, जो काम हम करना चाहते हो काम हम नहीं कर सकेंगे. तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स रहेंगे जो हमारे से ओपनली एसोसिएट नहीं होना चाहते. ये रीजंस होते हैं ज्यादातर कि द वे यू आर कन्फ्रंटिंग द फैसिस्ट आइडियोलॉजी. बेसिकली I can be wrong in that, okay, but it's more to with fear, okay. What will be the implication, what will be the reaction of the other groups, because मैंने जैसा बताया आपको, जो पिछले 5-6 सालों से हम पर हो रहा है, मुझे नहीं लगता किसी और ऑर्गेनाइजेशन पर होगा. एंड वी आर एबल टू फेस इट बिकॉज वी आर a very big organization with lot of human resources, a lot of strength in our structure. We could face it, but a lot of individuals, they cannot face it. So what they believe is that this is not the right way. We have to be very silent, we have to be very tactical. Some people will come and say we should not even speak about RSS, we should only speak about our internal issues, that is education and internal things. So these are the basic I believe ideological, I won't even call it ideological differences. It's more about functional, how we function, the difference with that. Now if we talk about any ideological difference, then I don't think so, but मुझे लगता है एक चीज मैं आपके सामने रखता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस्लाम का एक नेचर है कि इस्लाम ना इंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो हम हमारे लैंग्वेज में हम लोग इस चीज को बहुत कोट करते हैं कि इस्लाम का एक इंट्रिंसिक नेचर होता है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप सुन्नत की बात करते हैं, दूसरों के हक के लिए लड़ना भी एक सुन्नत है. आज हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत झगड़ा होते हैं सुन्नत को लेकर, हाथ कहाँ बांधना है, आमीन कैसे बोलना है, ये जो मीठी मीठी सुन्नत है इनको लेकर बहुत झगड़े होते हैं. तो हम कहते हैं कि सुन्नत तो ये नहीं है ना. मैं आपको छोटा एक एग्जांपल देता हूँ, आई जस्ट एलॉबरेट, ओके, प्लीज बेयर विद मी. इट इज लाइक एक शख्स था जो मक्का के बाहर से मक्का आया था, और अबू जहल ने उसकी ऊँटें खरीदी थी, और उसके पैसे जब वो अबू जहल से ऊँट के पैसे पूछने गया था तो अबू जहल ने ऊँट के पैसे नहीं दिए और भगा दिए. और वो आदमी मक्का में घूम रहा था कि हु विल कम एंड हेल्प मी टू गेट माई राइट, एंड दैट पर्सन वाज नॉट अ मुस्लिम. सो चंद लोग जो वहां पर मिस्चीफ मेकर्स थे, उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु उससे कहा कि देखो वो मक्का के काबतुल्लाह के बाहर जो बैठा हुआ शख्स है उससे जाकर पूछो और वो आपकी हेल्प कर देगा. एक्चुअली कोई अच्छे नियत से नहीं बताए थे. दे वांटेड टू हैव अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू जहल. और आप वो शख्स गया रसूलुल्लाह के पास और जाकर बताया कि
अबू जहल मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो रसूलुल्लाह ने कुछ सोचा नहीं, सीधा उसका हाथ पकड़ के अबू जहल के पास लेके गए। और अबू जहल को आप लोग जानते होंगे, हम अबू जहल कहते हैं, लेकिन वो लोग अबू हिकम कहते थे उसे, बिकॉज़ ही वाज़ इंटेलेक्चुअल, वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रेव पर्सन एंड नो वन हैड द करेज टू इवन फेस हिम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए, जाके डोर नॉक किया, अबू जहल ने डोर ओपन किया। इन्होंने कहा कि भई ये मज़लूम आदमी का जो आपने पैसा देना है दे दो। अबू जहल सीधा अंदर गया, पैसा लेके दे दिया, स्टोरी खत्म। और बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि जो बहुत से लोग दूर रुक कर देख रहे थे, दे एक्सपेक्टेड सम एंटरटेनमेंट, दे एक्सपेक्टेड सम फाइट, अ क्वारल, बट डिड नॉट हैपन। सो दे केम एंड दे स्पोक टू अबू जहल के, लानत है तुम पर कि तुम्हारे इतने बड़े दुश्मन ने आकर तुम्हारे से किसी एक कमजोर शख्स का पैसा पूछा और तुमने दे दिया। तो अबू जहल ने कहा कि नहीं, जब उन्होंने मुझसे पैसा पूछा, मैं मुझे उनके पीछे एक बहुत बड़ा ऊँट नज़र आया और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये पैसे नहीं दूँगा तो ऊँट मुझे पकड़ कर फेंक देगा। अब हम कहते हैं कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी को लिटरली लेना ज़रूरी नहीं है ना। इसमें असल में ऊँट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट है कि रसूलुल्लाह ने एक मज़लूम को उसका हक दिलाया, समझे? जब एक मज़लूम की हक की बात आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा है, मक्का दौर है, मदनी दौर है, हम कमज़ोर हैं, ताकतवर हैं, कुछ भी नहीं देखा। मज़लूम को हक दिलाना, ये एक इस्लामिक ड्यूटी है। ये एक इस्लामिक ड्यूटी है और हर एक मुस्लिम का एक आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग होना चाहिए कि एक मज़लूम के हक के लिए बात करना, समझे? लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसी बड़ी-बड़ी सुन्नतों के बारे में हमारे कम्युनिटी के अंदर डिस्कशन नहीं होता और हम हमारे क्लासेस में, हमारे इसमें जब हम मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं, अब उनको मोटिवेट करना है तो कुरान हदीस से ऐसे इंसिडेंट्स हमें लेकर आज के पर्सपेक्टिव में प्रेज़ेंट करना होता है। तो कभी-कभी हो सकता है कि ऐसी चीज़ जब हम प्रेज़ेंट करते हैं, सम पीपल फील uh, that ideologically they feel that no, this is not the way, we have to be the other way, we have to be more silent, more क्या कहते हैं कि हिकमत, और just wait for things to change, let's not do anything, the things will change, we'll pray. So this is where some differences come in. अच्छा, just a quick follow up. Am I allowed to take a quick Ikram will take you later. just We'll a take quick the next follow up speaker. question to what Anis bhai just said? Okay, Anis bhai, I totally agree with you. I am actually I wanted to get some clarification on that. That is there any difference in terms of the vision of the state as perceived by the Popular Front of India or other political organizations, the Muslim political organization and social organization? Is there any tussle between the kind of vision of the state and the perception of the state, the nature of the state that you have in mind and others? For example, straight question would be that if you are in power, let's say. Please keep it short. 30 Okay, seconds. yeah. If you are in power, let's say, would you also recognize the rights of, let's say, LGBT, other marginalized sections, or would you toe the line of quote unquote Islamic law? See, basically, as an Indian Muslim, as an organization working in India, okay, we'll have to go as per the Constitution of India. Okay, so the Constitution of India is a welfare state. So our concept should also be the welfare state concept. Okay, so now being in India, whatever is there in the Constitution, Popular Front is not working to change the Constitution. So whatever is there in the Constitutional, whatever right is there in the Constitution, that Constitution should be there. Secondly, Popular Front does not have any objective of coming to power. Okay, because we don't have a political objective. We don't have a political objective of ruling India, or some people say bringing some sort of rule. We don't have that objective. Our objective is simple. Any party, any government, whether it's the BJP, Congress, anyone, whoever is ruling the country, should rule the country as per the Constitution of India, all the rights that are in the Constitution of India, and be a welfare state. Okay, this is not a religious state. This is not a Muslim state, not a Hindu state, not any religious state. It's a secular state, and whatever rights are guaranteed as a secular state in the Constitution should be applied to all as a welfare state. Thank you very much. We'll take the next speaker, Syed Maz, और उसके बाद ताहा जौनपुरी. Thank you. Assalamu alaikum everyone. अनीस भाई, आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू वेरी क्विक. हमने देखा है हाल फिलहाल में कि स्टूडेंट्स का कितना रोल रहा है सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह में, एंड द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट, के एक स्ट्रांग लीगल आर्म कितना इंपॉर्टेंट है. तो क्या
पीएफआई का काम जो कैंपस फ्रंट पे क्या हो रहा है या कहाँ तक पहुंचा है, अगर इसके बारे में कुछ अगर आप नजर डाल या रोशनी डालें। और दूसरा सवाल वेरी क्विकली, दैट डू यू हैव एनी पैन इंडिया लीगल विंग और एनीथिंग व्हिच विल प्रोवाइड लीगल एड और एनीथिंग लाइक दैट? सो इफ यू कैन प्लीज highlight this. Thank you. Was I audible? Yes, Yeah, sorry, I was on Anish mute. bhai, Sorry, I was on mute. Okay. Yeah. So, first thing is, like, I won't be the appropriate person to speak about what Campus Front is doing, because I believe they have their own leadership, and I'm not much aware of what's happening there. I can tell you about Popular Front student approach. So, Popular Front has a focus area of students. Okay, and as per our focus area of student, we believe that there needs to be students. We need to bring such student leaders who will go and become the face of Indian Muslims, who will become the voice of Indian Muslims. And basically, uh, after CA protest, what we have seen is that it is the most positive takeaway from that is that from the conventional leadership, we have seen a very new leadership emerging from the Muslim community, who are students, who are very dynamic, who are very unapologetic, who don't have any problem with their identity, who don't have any problem, and who are well aware of the constitution, how to respect a secular state, how to be in a democracy. So एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड हम लोग इंडिया के अंदर देख रहे हैं. सो पॉपुलर फ्रंट का एज एक स्टूडेंट एजेंडा जो हमारा है कि इस तरीके के लीडर्स को हम लोग डेवलप करना है, इस तरीके के लीडर्स को हम लोगों को प्रमोट करना है. और पॉपुलर फ्रंट बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्कशॉप्स हम लोग करते हैं इसी चीज को लेकर. एवरी ईयर हमारा जो समर वेकेशंस के वक्त इसी तरीके से पूरे इंडिया से अलग अलग ऐसे लीडर्स को हम लोग इनवाइट करते हैं और ऐसे लीडरशिप कॉन्क्लेव्स हम लोग करते हैं, मेनली फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स, बिकॉज एज आई सेड वी वांट द न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स to become the voice of Indian Muslims. Okay, so this is what on the students front we are doing. Secondly, on the legal side, Popular Front itself is an organization that provides legal aid. Okay, and anyone who is here, I can say anyone, we provide legal aid for any individual, whether it's Muslim or Dalit or anywhere, wherever it comes to denial or rights. Okay, so sometimes if you come and approach us कि मुझे और फला शख्स के बीच में एक प्रॉब्लम हो गया है, एक लीगल केस है, so in such cases we may not interfere. But yeah, if it is something to do with denial of rights, or if it's something to do with harassment, we take up cases. There are a lot of cases we have taken up of police atrocities across India. We have taken up. I don't exactly remember the recent number, but the last numbers that I knew is we were fighting more than around 400 to 500 cases across India. Our legal aid team is supporting in more than 400 500 things. So Popular Front itself has a legal aid department under us. And Popular Front is involved with a lot of other such initiatives that happen here and there. And we are seeing now in India, a lot of Muslim lawyers are coordinating and trying to create various different legal forums. They invite us, we join them. Recently, we were invited for a forum called as National Lawyers Network, where we were invited and we sent our representatives there. So we are present there, even in such initiatives, whichever are there. But along with that, as you said, अगर ऐसा लीगल एड प्रोवाइड करते हैं तो हाँ, पॉपुलर फ्रंट एज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लीगल एड. बड़े बड़े लीगल हाई प्रोफाइल केसेस पॉपुलर फ्रंट ने लीगल एड प्रोवाइड किए हैं. उसमें हादिया का केस ले लीजिए, जो झारखंड की लिंचिंग का केस आप ले लीजिए, या फिर मुंबई के अंदर जो सॉरी नॉट मुंबई, इट्स नियर परभानी, जो एक पुलिस एट्रोसिटीज का कस्टोडियल टॉर्चर का केस आया था, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर जो एक कस्टोडियल किलिंग का केस आया था. ऐसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस भी हम लोग लीगल एड प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. विल टेक द नेक्स्ट स्पीकर. ताहा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, now I can hear you. या बोलिए. Assalamu alaikum. In a very short, Anis bhai, just I would like to know that there are other some regional parties, Muslim parties, and they are working for the community. If you affiliate and associate with them, then what would be the answer? Yes, and if yes, then how? Yeah, see, as I said, it's our general policy. We are working to associate with any Muslim organization which works under the
framework of the Indian Constitution. Okay, that needs to be clear. Like someone who does not believe in the Indian Constitution or does not believe in the law, rule of law, so we won't coordinate with them. But any Muslim organization that works under the framework of the Indian Constitution, we work and associate with them. We're not a political organization, but yes, if any political organization wants to jointly work with Popular Front of India on any common issues, we are open to that. We don't have any reservations, but we are open to that. And Popular Front has been part of various such forums that have been set up, in which various regional Muslim political parties are also involved, and Popular Front also coordinates with them. So, as a direct answer, I can say yes, we don't have any problem. And if there is any initiative anyone is starting where they want to bring together all the Muslim organizations, including Muslim political organization, and they want Popular Front support in that, they can approach us and we'll positively react to that. Thank you very much. We'll take the next speaker. Khan साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? And then we have Mustafa Yusuf. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खान साहब, go ahead. अनीस भाई खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ, मुझे ज्वाइन करना है सबसे पहले पीएफआई। और पीएफआई ने के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया इधर, जो कोरोना वायरस के वक्त जो हुआ था मसला इधर कब्रिस्तान में दफनाने का, कोई आगे नहीं आ रहा था। पीएफआई के पूरे बच्चे मतलब जनाजे की नमाज पढ़ के तब्दील कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएफआई जो जितने भी बेगुनाह मुस्लिम जेलों में उनके लिए क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। या सो पहला चीज तो जैसा मैंने बताया आपको, मैं एक ऑडियंस है, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग बिफोर यू, ये जो लीगल हम लोग बोल रहे हैं ना, मैं आपके सामने उसका एक अलग एंगल भी रखता हूँ जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि लीगल एड देना चाहिए, लीगल एड से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकल सपोर्ट होता है। क्योंकि जब भी कोई एक मोहल्ले में एक लिंचिंग होता है, एक मोहल्ले में किसी एक बेकसूर को जेल में डाला जाता है, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके लोकल मोहल्ले या मस्जिद कमेटी की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। उनको वहां पर कंप्लीटली आउटकास्ट किया जाता है, उनको कुछ भी सपोर्ट वहां पर नहीं मिलता। हम पॉपुलर फ्रंट से जाकर हम उनको मिलेंगे, मिलकर हम लोग बताएंगे कि हम आपका केस लड़ते हैं। हम वहां पर जाएंगे, उनसे केसेस के बारे में बात करेंगे, अप्रूवल लेके आ जाएंगे। फिर कोई बीजेपी वाला या कोई आरएसएस वाला जाएगा, उन्हें थ्रेट दे देगा, या फिर गवर्नमेंट, अभी जो लिंचिंग में क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट के जो डीएम्स हैं डायरेक्टली उनके घरों में जा देते हैं। गरीब लोग हैं, 5 लाख रुपए दे देते थे कि आप केस बंद कर दो, बता दो कि आपके बच्चे की मौत एक्सीडेंट में हो गई। वो गरीब लोग हैं, 5 लाख रुपए लेके क्या करेंगे? केस बंद कर देंगे। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो लीगल से ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, हम चाहते हैं, अभी जो है हमारा एक नया इनिशिएटिव हम शुरू किए हैं जिसमें हम लोग पूरे इंडिया में कम्युनिटी लीडर्स मीट कर रहे हैं। व्हाट वी आर सेइंग इन दैट इज, मुसलमानों की, स्पेशली मुस्लिम्स की जो मस्जिद कमिटीज है, ये मस्जिद कमिटीज को मस्जिद मेंटेनेंस कमिटी से ऊपर उठकर क्राइसिस मैनेजमेंट और लीगल मैनेजमेंट कमिटी बनना पड़ेगा। ओके, दे हैव टू बिकम द लीगल मैनेजमेंट कमिटी। ये सिर्फ मस्जिद मैनेजमेंट, पानी आया क्या नहीं, माइक आया क्या नहीं, चटाई ठीक है क्या नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए एक मस्जिद कमेटी तो नहीं है, वो जमाना चला गया। अभी मस्जिद कमेटी को काम करना पड़ेगा। अगर उस मोहल्ले में किसी भी एक शख्स को एक फेक केस में अरेस्ट किया, उसकी हक के लिए लड़ने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मस्जिद जमात की होनी चाहिए। अगर एक मोहल्ले में किसी भी एक शख्स की एक लिंचिंग होती है, उसको इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मोहल्ले की होती है। आप जरा सोचिए क्या कॉन्फिडेंस रहेगा जब एक मोहल्ले में एक लिंचिंग होता है तो पूरे मोहल्ले के मुसलमान आकर कहते हैं तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाने के लिए हम खड़े रहेंगे। उसके बाद वहां पर डीएम आने दो, आरएसएस का, बीजेपी का एमएलए आने दो, कोई भी आकर थ्रेट दो, वो बंदा डरेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ पूरी की पूरी लोकल कम्युनिटी जुड़ी है। हम जो सपोर्ट करना है लीगली हम भी करेंगे, लेकिन लीगल सपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये बहुत सारे लिंचिंग केसेस जो हुए हैं और लिंचिंग केसेस के बाद अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जाकर कहते हैं कि हम लीगल एड देंगे। आप क्या लीगल एड भी दोगे? जब तक वो केस फाइट करने वाला आदमी मजबूती के साथ नहीं खड़ा रुकेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी झारखंड का जो केस हमने फाइट किया और उसमें जो हमने ऑलमोस्ट 21 लोगों को जो सजा मिली, वो केस हमें कामयाबी मिलने का रीजन ये था कि जो लिंचिंग हुआ था उस शख्स की बीवी बहुत मजबूत थी, उसकी बीवी बहुत स्ट्रांगली वहां पर रुकी थी, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन उसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और वो रुकी थी वहां पर। और उसको वहां पर थोड़े लोकली सपोर्ट मिला, नेबर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से। अगर लोकली सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली की तरफ से, ये केस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता। मुजफ्फरनगर दंगों का केस आप ले लीजिए, रेप केसेस भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, रेप केसेस भी कॉम्प्रोमाइज कर दिए गए। क्यों? क्योंकि यही होता है,
इसमें सिर्फ बीजेपी के नहीं, सब लोकल मुस्लिम लीडर्स को भी लाया जाता है। वो मुस्लिम लोकल लीडर्स लाकर भी कन्विंस करते हैं क्यों कोर्ट कचहरी में जाना है, 1 लाख रुपए लेके सेटल कर दो। तो ये लीगल जो हम लोग बोलते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लग रहा है कि इंडियन मुस्लिम्स की आज से 15 साल पहले जब हम लोग ये लीगल वर्क का काम शुरू किए थे, कोई भी नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छा लीगल एड का काम कर रही हैं। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छा लीगल काम कर रही है। लेकिन अभी असल काम हमको लीगल एड से ज्यादा जो है, लोकल कम्युनिटी की जो लोकल मस्जिद कमिटीज हैं, उस मस्जिद कमिटीज को हम लोगों को इस तरीके के क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी और लीगल मैनेजमेंट कमिटी में कन्वर्ट करना है। ऐसे कमिटीज को ट्रेनिंग करने का प्रोग्राम भी पॉपुलर फ्रंट के पास है। अगर आपकी मस्जिद कमेटी है जो चाहती है एक लीगल एजुकेशन मिलना, हम हमारे लीगल टीम को भेजेंगे जो जो आकर आपकी मस्जिद कमिटीज को लीगली ट्रेन करेंगी कि ऐसा एक इशू होता है तो बेसिक क्या आपको करना है। क्योंकि बहुत सारे चीज होते हैं जो केस होते ही हमारे लोग इग्नोर कर देते हैं, और उसकी वजह से आगे जाकर क्या होता है कि केस मजबूत नहीं बनता। जब केस का एफआईआर होता है उस वक्त थोड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पुलिस के तरफ से एफआईआर को ऐसा बनाया जाता है कि अगर आगे जाके जज कुछ नहीं कर सकता, जज को फिर उसको रिहा करना ही पड़ेगा, क्योंकि केस का इन्वेस्टिगेशन ही इतना ढीला कर देते हैं पुलिस, लोकल पुलिस के। आगे जाके जज क्या करेगा? जज तो जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर ही तो उसको फैसला सुनाना होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो लोकल आपकी जो कमिटी होती है, इसको अगर लीगल मैनेजमेंट, इसी क्राइसिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, तो वो शुरू से ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ तो पुलिस के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से चल रहा है क्या नहीं, एफआईआर में करेक्ट सैंक्शंस पड़े या नहीं, ये सारे चीज देखना पड़ता है। तो ये एक इनिशिएटिव पॉपुलर फ्रंट अभी कर रहा है, और अगर आपको आपके वहां पर ये सब चाहते हैं, विल बी वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद यू इन दिस इनिशिएटिव। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विल टेक द नेक्स्ट स्पीकर, Hussaini, and then we have Noor Ahmed. अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। अनीस भाई, आपके सारी बातों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक है, और खास करके जब आप लोकल कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो इसके ऊपर तो न सिर्फ इत्तेफाक है, बहुत काम भी किया हम लोगों ने। जब तक कि लोकल कम्युनिटीज को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जब तक के तो कोई चीज आगे हो नहीं सकती। इसके ऊपर पॉपुलर फ्रंट एक्टिवली क्या कर रही है? मतलब आप लीगल असिस्टेंस देंगे, लेकिन लोकल कम्युनिटीज को स्ट्रेंथन करने का, उनके अंदर अवेयरनेस करने के लिए आप लोगों का प्रोग्राम है? एक दूसरा, एक बात का बहुत बड़ा खदशा ये है कि जैसा लोग बैन करने का मतलब धमकी देते हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर पॉपुलर फ्रंट के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आती है तो उसकी हमारी तैयारी क्या है? जी, पहले चीज जो है मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जिसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे नीचे हमारे यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट्स और हमारे उसके ऊपर आगे अलग अलग लेवल्स होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कमिटीज जो हमारे होते हैं, उनको ये टास्क और इनिशिएटिव हम लोग दिए हैं कि हर एक मस्जिद कमिटी से मिलना है और वहां पर लोकल कम्युनिटी लीडर्स मीट करना है, और लोकल कम्युनिटी लीडर्स मीट में ये अवेयरनेस हम लोग देना है। तो अभी ये काम ऑलरेडी चल रहा है। लॉकडाउन से पहले बहुत 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 सारे प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर चल रहे थे, अब लॉकडाउन में बंद हो गए। लॉकडाउन के बाद इंशाल्लाह वापस चालू करेंगे ये कम्युनिटी लीडर्स मीट, जिसमें मस्जिद प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को हम एक जगह बुलाएंगे, उनको बुलाकर ये कॉन्सेप्ट उनके सामने रखेंगे, और वहां पर जो जो मस्जिद वाले हमें इन्वाइट करते हैं अपने मस्जिदों में जाकर, वहां पर हम जाकर उन्हें ये इसकी जो लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप्स और ये पूरे ट्रेनिंग हम लोग देंगे। तो एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। सेकेंड, जो बैन के बारे में बताया, देखिए इंडिया में लीगली पॉपुलर फ्रंट को ये लोग बैन नहीं कर सकते। पॉपुलर फ्रंट को बैन अगर इनको करना है तो लीगली इनके पास कोई भी सिर्फ एलिगेशंस हैं और पूरे कुक्ड अप स्टोरीज हैं। पॉपुलर फ्रंट को बैन नहीं कर सकते लीगली। हाँ, पॉलिटिकली डिसीजन लेकर, जिस तरीके से झारखंड में इन्होंने बैन किया, वैसे एक पॉलिटिकल डिसीजन ये लोग ले सकते हैं पॉलिटिकल वोट्स के लिए। लेकिन क्या हुआ, झारखंड में इन्होंने हम पर बैन किया, हम कोर्ट में चले गए, रांची हाई कोर्ट ने बैन को हटा दिया था। हटाने के बाद वापिस ये बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर वापिस सेम एलिगेशंस को डालकर वापिस बैन डाल दिया। वो तो कोविड आ गया और कोर्ट्स फंक्शनिंग थोड़े स्लो हो गए, इसलिए हम देखते हैं कि वो केस चल रहा है, वरना हमें पूरा उम्मीद है कि वो भी हम लोग वहां से बहुत जल्दी के उठ जाएगा। तो बेसिकली एक बैन, पहला चीज जो है, बैन कर नहीं सकते क्योंकि लीगली इनके पास कोई भी एक ग्राउंड्स नहीं है हमें बैन करने के लिए। हाँ, अगर एक नफरत के जरिए पॉलिटिकली हमें खत्म करने के लिए ऐसा एक फैसला ले भी लेते हैं, तो हर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो करेगा, यानी लीगली और डेमोक्रेटिकली हमारे सामने जो जो ऑप्शंस मौजूद हैं, वो सारे ऑप्शंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जो हमें
ऑप्शंस देता है, वो सारे ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. नूर अहमद, आपको आवाज आ रही है? देन वी हैव मालकम. जी नूर अस्सलाम अहमद एंड वालेकुम मालकम. अनीस भाई, मैं आपसे जी हाँ मैं पूछना चाह रहा था हाँ, कि बोलिए. आपका मतलब नॉर्थ इंडिया में किस तरह का प्लान है, मतलब कैडर बेस्ड एक्सपेंशन का. और दूसरी बात ये कि जी. मतलब इस तरह आप जैसा बोल रहे हैं कि मतलब हर मस्जिद कमेटी को मतलब आउटसोर्स करके ट्रेनिंग करेंगे, तो उसमें मतलब कि अगर आप हर मोहल्ले में आपका कुछ कैडर हो तो वो मतलब ज्यादा बेटर रहेगा ना, जैसा कि आप कहीं जाएं और ट्रेनिंग करें. जी, दोनों चीज है. पहला चीज क्या है, हमारा कोई नॉर्थ एंड साउथ का दूसरा ये नहीं है. बहुत सारे लोग हमसे कहते थे कि पॉपुलर फ्रंट साउथ में चलेगी, नॉर्थ में नहीं चलेगी. आज मुझे लगता है साउथ से ज्यादा एक्टिव नॉर्थ में है हम लोग. तो और हमारा वर्किंग स्टाइल कहीं भी चेंज नहीं होगा. हमारा कैडर स्टाइल में ही हम काम करेंगे. नो मैटर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री सेम काम करेंगे. सेकंड, ऐसा नहीं है कि मस्जिद कमिटीज को हम लोग स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे. सिर्फ वही नहीं है हमारा पॉपुलर फ्रंट का एक्सपेंशन, पॉपुलर फ्रंट को नए नए जगह पहुंचाना, ये तो हम करते ही आते हैं. और बहुत तेजी से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल हम देखते हैं ग्रोथ पे ग्रोथ ही हो रहा है. तो ग्रोथ तो आज तक कम नहीं हुआ, ग्रोथ तो ज्यादा ही हो रहा है. तो वो भी होगा, नए नई जगह हम लोग पहुंचेंगे. लेकिन ये जो मैं बता रहा था कि मस्जिद कमिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं. रिसेंटली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मैंने एक प्रेजेंटेशन देखा, जो मस्जिद कमिटी को जो है एजुकेशनल सेंटर्स और एजुकेशनल एम्पावरमेंट सेंटर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं. बहुत अच्छा उनका भी एक कॉन्सेप्ट है. मैंने उनका भी पीपीटी रिसेंटली देखा, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का. तो हम कहते हैं कि ये एक अच्छा अप्रोच है कि लोकल काम होना चाहिए. ये अभी अभी हम मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिया में बड़े बड़े नेशनल लीडर्स की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे हैं. हमें चाहिए लोकल लेवल में लीडर में इखलास वाले, अच्छी नीयत वाले, एजुकेशन रखने वाले, सिचुएशन को समझने वाले और बिना किसी जाति मफाद के सर्व करने वाले. ऐसे लीडरों की और ऐसे कमिटियों की हमें जरूरत है. उस चीज पर सिर्फ पॉपुलर फ्रंट नहीं, मैं कहता हूं कि हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को उसी में फोकस करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. नूर अहमद, am I audible? Noor Ahmed. We'll take next speaker मोहम्मद अजहरुद्दीन and उसके बाद में मोहम्मद नाजिम. Yes, Anis bhai, good to hear the thoughts from you, like local leadership and the अच्छे class वाले लोग leadership में आना चाहिए. That's the great point to know from you. And I just wanted to put few things from my opinion, like so what's the plan for the next elections in UP, and which political organization you are going to support? See, Popular Front of India, we cannot say that we'll support so and so or thing like that. But I'll tell you a general thing in that. Okay, same like what happened in West Bengal, even in UP election, Muslims are basically in a very एक मजबूरी के माहौल में हम लोग हैं. यूपी के इलेक्शन में भी मुसलमानों को मजबूरी से ही वोट करना पड़ेगा. ट्रेजेडी है, आप कुछ नहीं कर सकते आप लोगों को, लेकिन एक ट्रेजेडी है. क्योंकि आप देखिए, हर इलेक्शन में मुसलमान इनविजिबल हो जाता है. ये गुजरात इलेक्शन से शुरू हुए, जब राहुल गांधी ने मुसलमानों को इनविजिबल बना दिया था कि मुसलमान इररिलेवेंट भी थे और इनविजिबल भी थे. और आज भी आप देखेंगे, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन था या फिर दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन थे, आसाम हो या फिर अभी यूपी का इलेक्शन हो, मुसलमानों को इनविजिबल बनाया जाएगा. कोई भी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी भी मुसलमानों के बारे में बात नहीं करेगा. इसीलिए क्योंकि उन्हें डर है, मुसलमानों के बारे में बात करते ही उनके जो अलग कास्ट के जो वोट्स हैं वो वोट्स चले जाएंगे. एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी ये है कि अखिलेश यादव को दलित वोट्स मिलने के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ेगा. उसको चंद्रशेखर को अप्रोच करना पड़ेगा या फिर अलग अलग लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा उसे दलित वोट्स मिलने के लिए. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसे. साथ ही साथ जाट वोट मिलने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. और दूसरे नॉन जाटो या दलित वोट्स मिलने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन ये सेक्युलर पार्टीज के दिमाग में एक बात है कि मुसलमानों का वोट मिलने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो तो विरासत में मिल जाएगी. मुलायम यादव को देते थे, अब अखिलेश को देंगे. काशीराम को देते थे, अब मायावती को देंगे. नेहरू इंदिरा गांधी को देते थे, राजीव गांधी को देते थे, अब राहुल गांधी को देंगे. तो ये एक ट्रेजेडी है, समझिए. ये ट्रेजेडी से हम लोग पीछे नहीं जा सकते. एक बहुत ही अफसोसनाक एक माहौल हम देख रहे हैं कि इस बार के यूपी इलेक्शन में भी मुसलमानों का जो वोट है, बेसिकली मुसलमानों के इश्यूज को कोई टेकअप नहीं करेगा.
और मुसलमानों के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा सेक्युलरिज्म को बचाने की, क्योंकि आखिरकार सेक्युलरिज्म को बचाने का पूरा बर्डन मुसलमानों के कंधे पर ही आ जाता है। हर कोई सेक्युलरिज्म को छोड़ देता है, लेकिन मुसलमान तो नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अब तक हम ही बचाते आए हैं सेक्युलरिज्म को। सेक्युलर पार्टीज भी पूरे इंडिया में बची है मुसलमानों के वोटों से ही शायद। यूपी में भी वैसा ही करेंगे। तो यूपी में हम एक जनरल पॉलिसी हमारा ऐसा है कि यूपी में जो एक गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर जिस तरीके से काम कर रही है, वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। यूपी में बीजेपी का अथॉरिटेरियन स्टेट मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वहां पर एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं। आपको एक प्रोटेस्ट भी करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी जब्त किया जाता है। आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आपको सेडिशन केस डाला जाता है, आपका एनकाउंटर किया जाता है। ये सब चीज हो रहे हैं वहां पर। तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। एक अथॉरिटेरियन स्टेट को, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को चेंज करने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हर यूपी के नागरिकों की है। तो हम हर किसी से कहेंगे और मुसलमानों से भी कहेंगे कि यूपी के मुसलमानों को डिस्कस करना होगा। मैं बाहर वाला, मैं बैंगलोर में बैठ के यूपी के मुसलमानों को मैं लेक्चर नहीं दे सकता क्या करना है। यूपी के मुसलमानों को डिसाइड करना होगा कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है उनके लिए, जिससे यूपी के मुस्लिम्स के हुकूक भी गारंटी हो और साथ ही साथ जो एक फैसिस्ट गवर्नमेंट वहां पर है उस गवर्नमेंट को भी हराया जाए। मेरा उनसे कहना इतना होगा कि सिर्फ और सिर्फ किसी को हराने के लिए अपना वोटिंग एक्सरसाइज ना करें, बल्कि अगर हम किसी को वोट देते हैं तो वो वोट लेने वाला शख्स मुस्लिम्स के जो कम्युनिटी के जो डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को भी सीरियसली लें, मुसलमानों को इनविजिबल और इररिलेवेंट ना बनाए, बल्कि मुस्लिम्स के जो एक जेन्युइन कंसर्न्स है उन कंसर्न्स को भी एड्रेस करें। तो वो भी एक टू साइडेड अप्रोच होना चाहिए। ये मेरे तरफ से और हम पॉपुलर फ्रंट की तरफ से ये एक बात सामने रख रहे हैं। लेकिन एक डायरेक्ट एक बोलना कि पूरे मुसलमान फला फला को वोट दो, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ बाहर बैठ के ऐसा एक फैसला लेना ठीक होगा। ये फैसला यूपी की मुस्लिम संगठन, मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम आवाम मिलकर ये फैसला लेना पड़ेगा कि उनके लिए बेहतरीन क्या है। थैंक यू वेरी मच। नाजिम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अली, एम आई ऑडिबल? अली जी आ रही है। जी अली, प्लीज गो अहेड, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। वालेकुम सलाम। बस एक आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग उस समय वो मुहिम चलाए थे जब लोग काफ़ी परेशान थे। ये फ़िरक़ा परस्त ताकतें जब इक़्तिदार में आई थी और बाइज़्ज़त जियो बेखौफ जियो, ये एक आपकी मुहिम थी। अली साहब, आपने माइक म्यूट कर दिया है आपका। अली साहब, यू आर नॉट ऑडिबल। आप स्पेस एंड करिए, वापस ज्वाइन करिए। उम्मा फर्स्ट, एम आई ऑडिबल? यस यस। अस्सलाम वालेकुम अनीस। या प्लीज गो। थैंक यू वेरी मच। अनीस भाई से मेरा सवाल ये है कि रिगार्डिंग CAA NRC, क्या इंडियन मुस्लिम्स के लिए चैलेंजेस है ये फर्दर, और if there is a challenges, yeah, PFI, what will be the preparation of the PFI for this matter? Thank you. यस, ये एक्चुअली PFI का स्टैंड वही है जो अक्सर सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी नोट किए होंगे कि NRC के बारे में शायद पॉपुलर फ्रंट पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कहा था 2019 अगस्त में हमने कहा था कि NRC CA को बॉयकॉट करो। क्योंकि जब ये NRC की बात आ रही थी, हम देख रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग कैंपेन शुरू कर दिए थे, भाई वोटर ID कार्ड बना दो, आधार कार्ड बना दो, पासपोर्ट बना दो। और वो टाइम पर हमने कहा था भाई कि होते कौन है भाई हमसे कार्ड पूछने वाले, वो ये कार्ड पूछेंगे आप ये कार्ड बनाएंगे, वो कार्ड पूछेंगे ये कार्ड बनाएंगे। ये NRC जो है इसको बॉयकॉट करना है। उस वक्त बहुत सारा हमें अपोजिशन आया था, बहुत सारे लोगों ने, चंद बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान ने भी हमसे कहा था कि क्यों आप लोग ऐसा एक स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या गवर्नमेंट की एक पॉलिसी को बॉयकॉट किया जा सकता है, ऐसा हमसे कहा था। लेकिन आगे जाके हुआ क्या, हमें बहुत खुशी की बात है कि आगे जाके इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी में हम देखते हैं कि जो हमने एक लाइन लिया था कि बॉयकॉट NRC, बॉयकॉट CA,
वैसा ही हुआ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सीए को पॉपुलर फ्रंट ने लीड किया, वो झूठ होगा। और कोई और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सीए प्रोटेस्ट को लीड नहीं किया। सीए प्रोटेस्ट को लीड करने में अगर किसी का क्रेडिट जाता है तो वो हमारे जामिया और अलीगढ़ और अलग अलग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है, या स्टूडेंट्स को जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं, स्टूडेंट्स को जाता है। कोई लीडर्स भी नहीं, जनरल स्टूडेंट्स को जाता है। और शाहीन बाग में जो हमारी औरतों ने वहां पर जो एक हिस्टोरिक एक मूवमेंट किया था, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में 500 से ज्यादा शाहीन बाग बने थे, तो उनको क्रेडिट जाता है। और डिमांड वही होगा कि सीए को रिपील करना चाहिए। वो एक धर्म के नाम पर सिटीजनशिप देना, उसको रिपील करना है। और पॉपुलर फ्रंट ने उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन भी डाला है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन आया था 1960s का जो एक एक्ट था, उस एक्ट को कोट कर एक सीए को बैकडोर से लाने की कोशिश किए जा रहे थे। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स तो अब तक ड्राफ्ट नहीं हुए हैं। रूल्स ड्राफ्ट होने से पहले ही जो पुराना अमेंडमेंट एक्ट नहीं, सिटीजनशिप एक्ट जो था, उस एक्ट को लेकर आप देखते हैं कि अभी नोटिफिकेशन दिया गया था कि 5 धार्मिक ग्रुप के लोगों को सिटीजनशिप का एप्लीकेशन इनवाइट किया गया था। उसके अगेंस्ट भी हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन डाला है। तो स्टैंड तो वही है कि सीए जो है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिर्फ एंटी मुस्लिम नहीं है, एंटी पुअर है, एंटी इंडिया है, लॉ है। इसको तो अपोज करना ही, और एनआरसी जैसे एक एक्ट को बॉयकॉट करना है। तो ये तो एक जनरल स्टैंड जो हमने 19 में लिया था, वही स्टैंड अभी भी हमारा है। Thank you very much. We'll take the next speaker, Yusuf Jamil, Mustafa Yusuf Jamil. Assalamu alaikum, Anis sir. Walaikum salam. Anis sir, you are one of my favorite leaders in India. सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। अनिस साहब, मैं 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी एक भाई ने एक सवाल किया था कि साउथर्न और नॉर्थर्न स्टेट के बारे में। तो मैं आसाम से हूँ और मेरा सवाल ये है कि जैसा कि मैं आसाम में तकरीबन 2016 से पॉपुलर फ्रंट को जानता हूँ कि आसाम में है वो लोग, लेकिन तकरीबन 10-11 साल हो रहा है आसाम में काम करने का। और आपने अभी एनआरसी और सीएए के बारे में बात किया, तो हमने देखा कि मुल्क के दूसरे स्टेट्स में पॉपुलर फ्रंट ने बहुत अच्छा प्रोटेस्ट वगैरह किया, लेकिन जबकि आसाम में सबसे पहले एनआरसी कर दिया गया, फिर सीए को यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहा था सरकार, लेकिन उसके बाद भी पॉपुलर फ्रंट ने आसाम में मतलब कोई अवामी तहरीक नहीं चला पाया। और आज तक मैंने जहाँ तक देखा कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स के बीच पॉपुलर फ्रंट आसाम में इतना नहीं पहुंच सका, ना पब्लिक तक ज्यादा पहुंच सका है। तो उसके पीछे मतलब क्या कमी या क्या रीजन हो सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि कई दिनों से तकरीबन हर हफ्ता या 10 दिन में हमें एक ऐसा खबर मिलता है कि बगवा लाभ ट्रैप एक चल रहा है कि मुसलमान लड़कियों को लाभ के जाल में फंसाया जाता है, फिर उनके साथ कुछ बुरे चीज करके उसका वीडियोस फोटोज वगैरह के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। ये एक मतलब एक सिलसिला जारी हो गया कई दिनों से। तो इस सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कुछ प्लान है क्या, या ये उनकी नजर में है क्या? यही सवाल है मेरा। 2 बातें आपने कही, एक आसाम के रिलेटेड। तो आसाम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्टेट कमेटी है, जहां तक मैं जानता हूँ। ऑलमोस्ट आसाम के ऑलमोस्ट 10 to 15 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा काम भी आसाम के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम चल रहे हैं। अब सीए के सिलसिले में आपने पूछा कि पॉपुलर फ्रंट ने एक कैंपेन क्यों नहीं लीड किया, तो जनरली इंडिया में कहीं पर भी पॉपुलर फ्रंट ने सीए प्रोटेस्ट को लीड नहीं किया, क्योंकि देखिए हमारा मानना यह था कि सीए पॉपुलर फ्रंट का इशू नहीं है, कम्युनिटी इशू है, जनरल इंडिया का इशू है। तो इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसको अपने बैनर में करने का एक मीनिंगलेस होता है, क्योंकि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का कैंपेन नहीं है, वो तो जनरल पब्लिक का कैंपेन। तो इंडिया में और आसाम में कहीं पर भी हमने सीए को हमारे एक बैनर से हमने नहीं किया, क्योंकि इट्स इशू ऑफ द जनरल पब्लिक एंड दे शुड लीड इट। ओके, सेकेंडली आसाम में अगर आप देखेंगे सीए का जो इम्पैक्ट इंडिया और आसाम और रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स फोर फ्रंट में थे सीए को ऑब्जेक्ट करने में, दूसरे सेक्शन सोसाइटी भी साथ में थे, लेकिन लीड मुसलमानों ने लिया था। लेकिन आसाम में अगर आप देखेंगे तो आसाम में सिर्फ मुसलमान लीड नहीं लिए, मुसलमानों से ज्यादा लीड जो है आसामीज आवाम ने लिया था।
तो वहां पर सीए प्रोटेस्ट का एक नेचर अलग था। वहां पर इट वाज नथिंग टू डू विद अ स्पेसिफिक कम्युनिटी बट रादर देन ओवरऑल स्टेट लेवल एजिटेशन जैसा था। तो इसलिए आसाम में ये एक सीए का नेचर अलग था। दैट्स द रीजन सेम पॉलिसी हमने वहां पर भी किया कि वी डिड नॉट गो टू टेक द लीड ऑफ दैट बिकॉज इट वाज अ पीपल्स मूवमेंट। सेकेंडली, अगर आप कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स के अंदर हमारा रीच नहीं है, तो मेरे टॉक में अगर आप शुरू में आते तो आपने सुना होगा कि मैंने कहा कि हाँ, ये देख हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। थोड़े जगह में हो सकता है कि थोड़े ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स होंगे जिनको लगता है कि पॉपुलर फ्रंट के साथ एसोसिएट होने से दे में कम अंडर द रेडार और समथिंग लाइक दैट। ऐसा पुलिस की तरफ से प्रेशर भी होगा उनके तरफ, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपके पास मीटिंग करके जाते ही हमें पुलिस की तरफ से फोन आ जाता है, इंटेलिजेंस की तरफ से फोन आ जाता है। तो नेचुरल है, चंद लोग क्या कहते हैं कि ओपनली हमारे साथ एसोसिएट नहीं होते। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आसाम के अंदर जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, सबके साथ हम लोग एक कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमिटीज में साथ में हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि ऐसे खुलेआम कभी कभी आप हमें नहीं देखेंगे। शायद वो लोग कभी कभी हमारे साथ ओपनली एसोसिएट होने में कंसर्न्स रहेंगे, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पब्लिक रिलेशन वेरी स्ट्रांग है। असम में भी और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी हम लोग हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं और हर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के साथ भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि परफेक्ट है, विल कीप इम्प्रूविंग और देयर। और आपने जो मुझे अभी बताया है, आई विल टेक इट एज अ फीडबैक एंड हम लोग इस पर और काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्पीकर इज इनायत अली और उसके बाद जादर। इनायत, am I audible? Yes, I can able to hear you. Please go ahead. अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल आपसे है, पॉपुलर फ्रंट का मकसद क्या है? जमहूरियत कायम करना है या इस्लामी कानून नाफिज करना है? शायद आप शुरू से मेरी टॉक आपने नहीं सुना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मकसद है एक इंडिया के अंदर जो आवाम है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी हो, उन्हें यहाँ पर पूरी इज्जत के साथ, हुकूक के साथ, एक एम्पावरमेंट के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। एक टोटल एम्पावरमेंट हमारा एक जनरल हमारा एक विजन है जो हम चाहते हैं। इंडिया का जो हुकूक है मुल्क के अंदर, जो डेवलपमेंट है, इस सब का एक फायदे हर किसी को मिले। इक्वल इंडिया ऑफ इक्वल राइट्स फॉर ऑल इंडियंस, ये हम लोग एक स्लोगन के पीछे काम करते हैं। यहाँ पर एक इस्लामी हुकूमत नाफिज करना, इस्लामी कानून नाफिज करना, ये पॉपुलर फ्रंट का मकसद नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। ज़्यादा am I audible? Assalamu alaikum. My voice is audible? Yeah. Anis bhai, firstly, I was listening to you from back 15-20 minutes. I congratulate you for and your party for taking up Muslim issues and on also the cases which you are fighting in Supreme Court of India. But one observation, Anis Ahmad Sahab, I was reading the Popular Front of India's Wikipedia page where 90% of the things have been portrayed in a negative way, that PFI is belonging to Simi and all. So I request you to please tell your team to check Wikipedia and make sure that things are being presented positively there, because there is an option of amending or modifying the Wikipedia page which is available. Number one. Number two, Anis bhai, I see Popular Front of India, or whenever I listen about Popular Front of India, it is, I mean, we see them as a pressure group. So I want to see Popular Front of India who have really good vision towards Muslims and the Muslim issues, because on every Muslim issues like UAPA or CAA or anything, PFI has done incredible work. So my suggestion would be, we have to move on from pressure group to, participating, although PFI participates politically, but I want at least 10 to 20 MLAs of PFI in whole India, so that strategically, politically, we can gain towards a community. Thank you, Anis bhai. Yeah, I think the second one was a suggestion, so I'll answer the first one, that is Wikipedia. So Wikipedia is basically an open platform, and that platform, how it works is that it works on the references. Like if you want to say anything, that you have to post a reference. So now, if you go and search on Google the negative news on Popular Front of India, you won't have any shortage on that.
So, and there is a special IT team of the BJP sitting there creating the Wikipedia pages. But again, as much as we are trying to fix that, but I cannot say that it can be fixed 100% because a very big team is working day and night to distort it. Secondly, it's not just Popular Front. I just request you to please go and read the Wikipedia page of Amit Shah. Read the Wikipedia page of Narendra Modi also. So even after having world's biggest IT cell, the extortion cases, the fake encounters, and the Tadipar issues, which the BJP wants to hide of Amit Shah, they still could not hide it from Wikipedia, and it's still present there. Okay, so it's not that only Popular Front. It's even people with the biggest IT cells have this problem, because that is what Wikipedia, the nature of Wikipedia is. It's an open source, anyone can edit it, and a very big team is sitting there. But I'll take it as a suggestion, and I can tell you that we'll work more on that. Okay, we'll work more on that, and if you have any such suggestions on that, you can DM me separately with any of your suggestions, and I'll be really open to hear that. Thank you very much. We'll take the next speakers, Farhan and Muhammad Aslam. Farhan, please. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yes, Anis bhai, my question is, you're working, like for judicial, like legal protection and legal, fighting the cases. But what can be done for judicial bias or judiciary, failures, like for example, Mohsin Sheikh in Pune, the mob lynchers were, after by being convicted or they were released just on the argument that Mohsin Sheikh invited this thing because of being a stereotype Muslim. So these kind of is it bias or a failure of judiciary? You put so much of efforts people put to get them convicted or get them to the this thing judiciary. And secondly, the judicial failures is people spend 10 years, 15 years, and they come out acquitted. But there is. Am I audible? Yes, you are. Please. Did you get the question, Anisad? The first part I can answer to that. Okay, yeah. So the first part, there are two aspects in that. Number one aspect is whether the judiciary will always give a judgment in your favor. So that all depends, as I said. It all depends upon how the investigation went. So a lot of the time, what happens is, as we don't have people who know legal knowledge at the ground, so the police has a freedom to what I can say, create the investigation documentation in such a way that it becomes very, very weak. And even if you have a very nice judge who is very just, who really loves justice, but even such type of judge can give a judgment only based on the investigation documentation that has come up. So what happens is, most of the case, even in the case of Mohsin Sheikh and many other cases, lynching cases across India, what had happened is the police during the investigation phase itself, they had complete freedom. There was no pressure on them. There was no observation on them, and there was on the counter there was pressure by the local BJP MLAs, MPs to dilute the case, and they dilute the case in such a way that once it goes to the court, you cannot expect justice, because the judge will have to only follow the investigation document. So we'll have to think about what can be done to make a case strong whenever the case investigation happens. So that is something, as I said earlier, there needs to be more legal awareness in the local end. Secondly, there is another aspect of that where we see that attitude of the judiciary in some cases. For example, take the case of Siddiq Kapan and Arnab Goswami. For the case of Arnab Goswami, the observations of the Supreme Court, it was something many people are very happy that the Supreme Court believes about protecting the right of a journalist, protecting the right of criticism to the government and all those things. In the Arnab case, and even at late night they heard his case. But when it comes to the case of Siddiq Kapan, another journalist who has been illegally detained for almost around 8-9 months on fake and fabricated charges, the Supreme Court was sitting on the case for a very long time, and finally they just did not pass any judgment, rather than asked that the bail application should come from the lower courts. So we see that we see such a trend. Okay, it's not just in our cases, in many other cases, not just Muslim cases I'm saying, but a lot of other cases. But we should have trust on the Indian judiciary, okay, because
no matter what the BJP tries, the RSS tries to influence the judiciary, they are trying, okay, but still we see a ray of hope, and we should not lose that ray of hope. The very clear legal approach with very strong legal mechanism should be used, and we should have hope that if our legal cases are strong enough, if our data, if our presentation is strong enough, we can expect justice. See, if there is some sort of political pressure and other things, that is something we can't 100% say that whether it's there or not, okay. But from our side, what we can do is to present our case in as strong possible legal manner. So I believe we cannot do on anything on the other aspect, on the political pressure that is upon judiciary. Let us concentrate on how we can strengthen the legal system from our side. So that is something we should focus more on, rather than what political influence is there on the judiciary. Thank you very much. Anisab, how much more time would you have? Yeah, we can go for another 5-10 minutes, right? And Okay. if there are no, I would yeah, there are many जी अस्सलाम वालेकुम requests. So maybe if you can just answer them shortly and precisely, I'll take a few, or we'll take a few 3-4 questions ले लेते साथ में, and then maybe you can answer precisely or shortly on that. yeah, on we this. can jointly give the answer. Yeah. Yeah. Mohammed Aslam and Nadeem Abdul, please. भाई Mohammed Aslam मेरा नहीं and गया, फरहान बोल रहा हूँ मैं. Farhan, I'll call your name. Just hang on. There are many people waiting. अस्सलाम वालेकुम. जी मोहम्मद जी बोलिए, इधर शॉर्ट पे रखिए प्लीज, बोलिए. अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई. अनीस भाई जी बोलिए, वालेकुम सलाम जी बोलिए. मेरा मुख्तसर सवाल ये है कि जैसे एक परसेप्शन है कि हमारे मुसलमान कम्युनिटी में कि इखवानी सोच वाले हैं, पीएफआई वाले, और या कोई टेररिस्ट ग्रुप जैसा बोल के एक नेगेटिव है, जिसे आपके स्पीच में भी बोले थे कि कुछ एक छोटा तबका है जो ज्वाइन नहीं कर रहा, इसलिए तो एक ये नेगेटिव तबका है इखवानी सोच का, तो इसके बारे में आप क्या क्लैरिफिकेशन? जज़ाकल्लाह खैर. Okay, we'll take the next question. Nadeem Abdul, मेरी आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद फैज फरीदी, am I audible? जी अस्सलाम वालेकुम. जी जी अनीस साहब से बस मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, लाइक मतलब अभी पीएफआई जहां एक्टिव है, तो खास करके मैं बिहार की बात करूंगा कि बिहार में ऐसा मुझे लगता है कि शहरों के मतलब बड़े शहरों में ही एक्टिव है, मतलब छोटे एरिया में काम नहीं कर रहे, या फिर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा. लाइक बिहार में जो भी देखता हूँ मैं, अभी पेंडेमिक के टाइम में भी बहुत सारा काम देखा पीएफआई का, बट जो भी बड़े शहर हैं उसी सब में दिखा, छोटे जगहों पे नहीं दिखा है. तो क्या कैसे काम करती है पीएफआई, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा. जज़ाकल्लाह. थैंक यू वेरी मच. मोहम्मद फैज, मेरी आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद साजिद, am I audible? जी अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई. जी वालेकुम सलाम जी बोलिए. मेरा मुख्तसर सा सवाल है कि पॉपुलर फ्रंट के बारे में तमाम मीडिया में नेगेटिव न्यूज़ और गलत तरह की बातें बताई जाती है, उसके से आवाम बहुत भटक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी शुक्रिया. विल टेक द नेक्स्ट स्पीकर. सलमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? सलमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है. जी वालेकुम सलाम, बोलिए. अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई. अस्सलाम वालेकुम. जी बोलिए. मेरा सवाल ये है कि परसों एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, एक यूट्यूबर हमारे तंजीम के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहा था, ऐसा तंजीम कुछ ऐसा टेररिस्ट है वो, ये बोल के, तो उनके ऊपर क्या एक्शन ले, तो वही मेरा सवाल था अनीस भाई से. जी शुक्रिया. जी फरहान, am I audible? फरहान, am I audible? जी अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई. जी वालेकुम सलाम, बोलिए. मेरा सवाल ये है कि आपका जो तंजीम है, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ, मतलब मैं अभी ज्वाइन कर रहा है मैंने, इसलिए मुझे ज़्यादा देखा नहीं, मैंने सुना नहीं. तो आपका ये तंजीम जो है ये कहाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है? और अगर इंडिया में है तो इसको कैसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया में? और क्योंकि मैंने देखा है जैसे भोपाल में, मैं भोपाल से हूँ,
लेकिन मैं रहता दुबई में हूँ। लेकिन मैंने जब भी जाता हूँ तो पता चलता है कि कोई बेचारा जेल में 1000 रुपये के लिए है, कोई 2000 रुपये के मुसलमान जो है बहुत सालों से बहुत बेचारे परेशान हैं। तो उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी ऐसी तंज़ीम है बन सकती है, या आपका अगर हम आपको कुछ यहाँ से करना चाहें या आप हमें बताएँ किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए भी। और अगर आप चाहें तो भोपाल में या कहीं और भी, जैसे आपको बॉम्बे में लॉयर चाहिए तो मेरे वहाँ से भी और यहाँ से भी मैं जो भी होगा, जो भी आप मुझसे कहेंगे मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ यहाँ से भी। हेल्प के लिए मैं इंशाल्लाह, मुझे आप अपना नंबर दे सकते हैं या कहीं से, तो आप मुझे, अगर मैं आपको मैसेज कर सकूँ, किस तरह से आप बताइए मुझे प्लीज़? जी Anisa, would you like to answer this questions? Yeah, yeah. जो 3-4 Yeah, अभी so जो first of all, the first question जो आया था इख्वानी सोच के बारे में, तो देखो हमारा तो वैसा एक सोच नहीं है, जिनका सोच है शायद वो लोग उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं दूसरे तंजीमों के लिए जवाब नहीं दे सकता, जो उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनको हमारे से प्रॉब्लम क्या है, मैं उस सिलसिले में मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के बारे में बता सकता हूँ। शायद दूसरे लोग बेहतर होंगे वो जवाब देने, जो इख्वानी सोच के बारे में पूछे है ना, तो जिनको ऐसी सोच है वैसे ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में जवाब देना होगा। दूसरा जो यूट्यूब मीडिया के बारे में और हमारे अगेंस्ट जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, तो पॉपुलर फ्रंट देखिए, हम एक तो है इंडिया में कल्चर आ रहा था कि मीडिया जो है मुसलमानों पर कुछ भी अनाप-शनाप कहीं कुछ नहीं होता था। मैं बता सकता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया के अंदर जिसने मीडिया पर केसेस डालना शुरू कर दिया था 2011 से। 2011 से हमने मीडिया पर केसेस डालना शुरू किया था। बहुत सारे हमको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, एनएसबीए से, बहुत सारे जगहों में हम लोगों को वेरी पॉजिटिव हम लोगों को रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। बहुत सारे न्यूज़ पेपर जो शुरुआत में हमारे खिलाफ ऐसे नेगेटिव चीज़ डालते थे, अब हमसे पूछते हैं, कोई भी हमारे बारे में नेगेटिव डालने से पहले हमसे पूछकर हमारा ओपिनियन भी लेते हैं। इंक्लूडिंग जो मेजर न्यूज़ चैनल्स हैं, जो 2017 में आप देखते होंगे एक ट्रेंड हमारे बारे में जो चाहे बोल देते थे, अब ऐसा नहीं है। अगर उनको हमारे बारे में कुछ नेगेटिव डालते भी हैं, तो हमारे भी एक राय वो लोग उसके अंदर पूछ के लेते हैं। और जो अलग-अलग यूट्यूबर्स जो यहाँ वहाँ आरएसएस स्पॉन्सर्ड यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो हमारे खिलाफ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ देते हैं, वैसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ हम लोग जो लीगल एक्शन ले सकते हैं, वक्त हम लोग लेते रह रहे हैं। तो वो एक चीज़ हम लोग इंशाल्लाह मैनेज करते जाएँगे। लेकिन ऐसा मत समझिए कि ऑल ऑफ अ सडन सारे मीडिया वाले सुधर जाएँगे और हमारे खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे, होने वाला नहीं है। उनका भी नहीं, उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि पॉपुलर फ्रंट के अगेंस्ट आप लिखो, पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ बोलो। वो प्रेशर में आकर उनको करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को पर्सनली जानता हूँ। पर्सनली ऐसे बुरे नहीं है और पॉपुलर फ्रंट से उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर एक प्रेशर होता है हमारे खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ डालने का। और अभी आखिर में एक ब्रदर पूछे कि किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। देखिए, सॉरी, मैं बिहार का बताता हूँ। बिहार में हमारा तंजीम आप देखेंगे कंसिडरेबली नया है, दूसरे स्टेट से देखेंगे तो 2015-16 में हम लोग हमारे एक्टिविटीज वहाँ पर शुरू किए हैं। तो मैं जैसा आपने कहा, राइटली कहा, बिहार के पूरे स्टेट में हमारा प्रेजेंस अभी भी नहीं है। नए एक-एक करके हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग एक्सपांशन के लिए बहुत स्कोप है। बहुत सारे लोग पॉपुलर फ्रंट से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड और अलग-अलग रीजंस की वजह से हर एक जगह हम नहीं पहुंचे। और इतना जल्दी पहुंचना एक नेचुरल ग्रोथ भी नहीं है। हम नेचुरल ग्रोथ को मानते हैं कि नेचुरली हमारा ग्रोथ होना है। तो मुझे लगता है और चंद कपल ऑफ ईयर्स लगेंगे हमको पूरी जगह पहुंचने के लिए। और लेकिन जैसा मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं और इंशाल्लाह वी विल नॉट जस्ट बिहार, ऑल और स्टेट्स ऑफ इंडिया में अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचने की और वहां पर तंजीम को ग्रो करने की इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करते रहेंगे। आखिरी एक ब्रदर ने सवाल पूछा था कि भोपाल में या यहाँ वहाँ ऐसे लीगल केसेस आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिटेशंस होता है, हर जगह हम लोग मौजूद नहीं होते। जहाँ हम मौजूद होते हैं, बेस्ट चीज़ क्या है, वहाँ के हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर्स होते हैं, उनको अप्रोच कीजिए। फैमिलीज अप्रोच करते हैं तो लोकल लीडर्स वहीं पर इंटरवीन होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस पॉपुलर फ्रंट मैनेज कर रहा है जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि लोकल हमारे डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशंस में हमारे लोकल लीडर्स ही मैनेज कर रहे हैं। मुझे पता होता है कौन से केसेस होते हैं। अगर कोई हाई प्रोफाइल केस होता है जिसमें स्टेट लेवल टीम एंगेज होता है या नेशनल लेवल टीम एंगेज होता है, तो मुझे पता चलेगा। लेकिन वेरी लोकल लेवल में कुछ केसेस हो रहा है तो मेरे पास भी उसका जवाब नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बेस्ट क्या होगा,
कि आपको पॉपुलर फ्रंट को कुछ भी हेल्प करना है, पॉपुलर फ्रंट का से किसी को भी मदद दिलानी है, अगर आप जानते हैं कोई एक इश्यू है आप हमारे नोटिस में लाना चाहते हैं, मेरे नोटिस में लाने से अच्छा आप लोग उसको वहाँ पर लोकली जो लीडर्स होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उनके नोटिस में लाएंगे तो जल्दी आपको एक रिस्पॉन्स वहाँ पर मिलेगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विल टेक द नेक्स्ट स्पीकर्स फयाज और उसके बाद निजामुद्दीन यूसुफ शेख। ओके, अस्सलाम वालेकुम। फयाज एंड निजामुद्दीन। या जी वालेकुम सलाम, जी बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे पीएफआई और एसडीपीआई के रिगार्डिंग लाइक ओवरऑल ऑन ग्राउंड बिहार इलेक्शन में भी ऐसा नैरेटिव था और यूपी इलेक्शन में भी ऐसा देखा जा रहा है, एसडीपीआई इज लाइक पॉलिटिकल विंग ऑफ इट। सो उस पे थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, बिकॉज ऑन ग्राउंड लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एसडीपीआई वाज कंटेस्टिंग अगेंस्ट ऑन सम ऑफ द सीट्स विद पप्पू यादव alliance against AIM-IM. So that's kind of clarity on political wing part of it. जी, we'll take the next question. अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा सवाल था कि अभी जो गवर्नमेंट जो लॉकडाउन की वजह से अलग अलग कानून ला रही है, तो उस पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है? जी शुक्रिया। विल टेक द नेक्स्ट स्पीकर मोहम्मद असलम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक्चुअली सवाल जो पहले भी किया था मैं क्लियर नहीं हुआ, वो सर ने थोड़ा गलत सोचा था। मेरा ये है कि जब हम एक्सपेंशन के लिए बात करते हैं पीएफआई से हमारी कम्युनिटी में, तो कुछ लोग हमें ये पूछते हैं या कोई बोलते हैं कि भाई ये इखवानी सोच की पीएफआई कम्युनिटी है, ये जो पार्टी है ये, और ये लोग जो है ना सही नहीं है ग्रुप बोल के। तो ऐसा इसके लिए क्लैरिफिकेशन मैं मांग रहा था इखवानी ग्रुप के लिए, यानी लोग सोचते हैं कि पीएफआई इखवानी की सोच वाली पार्टी है, ऐसा बोल के एक परसेप्शन बना रहे हैं। ठीक है, विल आंसर है। विल टेक द नेक्स्ट स्पीकर सैयद मुइन मेरी आवाज आ रही है? Yes, I can hear you. Sir, Anita, to know you, what's your organization stands on Pakistan's view on Uyghur Muslim? What's your view? जी शुक्रिया। शब्बीर है, मैं ऑडिबल? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा सवाल है ज़कात के बारे में। हेलो शब्बीर साहब आपकी आवाज कट रही है। Anisa, would you like to take this 2-3 questions? I'll quickly say that regarding the Uyghur Muslims. So we have criticized not just Pakistan leaders, but all the Muslim leaders across the world who are silent on what China is doing for the Uyghur Muslims. So what we are saying to them is their business and their diplomacy should not be above the rights of their fellow Muslims. So what is happening in China against the Uyghur Muslim, it's very horrible. But we are saying unfortunately that a lot of Muslim countries are very silent because of their business ties. So at least as Indian Muslims, we are proud that we never see anything with the eye of a business tie something. If we see anything wrong happening to any community anywhere, we speak, and that is what we say, that all others should also have it. So we should speak up for as we are speaking for the rights of the Palestinian people, we should also speak up for the right of the Uyghur Muslims. Secondly, वापिस जो एक सवाल वहां पर आया था वो इखवानी सोच का, देखिए भाई जो लोग सवाल पूछते हैं उनके क्या सोच है, वो एक या दो आदमी यहाँ से कोई पूछेंगे सवाल, उनके क्या सोच है, क्या वो हमारे बारे में क्या जानते हैं, उनको क्यों ऐसा लगता है, ये पूरा डिटेल में उनसे पूछना पड़ेगा। मैं जनरल के आंसर नहीं दे सकता उस चीज का। तो उसके लिए मुझे वैसे लोग अगर कभी मुझसे मिलते हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर से मिलते हैं, उनके पूरे जो कंसर्न्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो कंप्लेंट्स रखते हैं सामने, एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम जवाब दे सकते हैं। एक वन लाइन में वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, हमारी क्या राय है, तो मुझे थोड़ा उसके बारे में क्लियर आंसर मुझे देना नहीं होगा, मुझे और क्लैरिटी उस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं किसी को भी। अदर देन दैट और एक सवाल आया था, सॉरी आई फॉरगॉट, host, do you remember? SDPI, yeah. So see, SDPI is a political party, it's an independent political party. Popular Front is not a political party, we are a organization, but yeah, we work closely on SDPI on various common issues. बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं जिन कैंपेन्स में
सिर्फ एसडीपीआई नहीं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम काम करते हैं। अब ये कहना कि क्या एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट का एक पॉलिटिकल विंग है, वैसा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा तो एक पॉलिटिकल विंग का मतलब क्या होता है कि हमारी लीडरशिप उसको चला रही है, वैसा नहीं है। पॉपुलर फ्रंट की लीडरशिप अलग है। हम लोग एसडीपीआई को, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पॉपुलर फ्रंट का, मैं एसडीपीआई को नहीं चला रहा हूँ। ओके, एसडीपीआई के शायद उनके खुद के लीडर्स रहेंगे और वो अच्छे तरीके से बताएंगे कि वो पार्टी किस तरीके से चलाते हैं करके। हाँ, लेकिन क्या है, बहुत सारे पॉपुलर फ्रंट के लोग एसडीपीआई में है, एसडीपीआई के लोग पॉपुलर फ्रंट के अंदर है, इसलिए शायद कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि पॉपुलर फ्रंट ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। लेकिन एज ऑर्गेनाइजेशनली, एज अ लीडरशिप वाइज, ये दो इंडिपेंडेंट एक पार्टी है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके खुद के इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं जो खुद अपने डिसीजंस लेते हैं। और बहुत बार आपने देखे भी होंगे कि पॉपुलर फ्रंट का थोड़ा एक स्टैंड अलग होगा, एसडीपीआई के स्टैंड अलग होंगे। तो ऐसा भी बहुत सारे मौके आपको देखे होंगे कि मैंने भी देखे हैं अलग अलग जगह कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद मैंने देखा कि उनकी लीडरशिप कोई और स्टेटमेंट देती है। तो एज इट इज इंडिपेंडेंट लीडरशिप, सो इट्स अ टू डिफरेंट थिंग। सो ऐसा नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट की लीडर्स एसडीपीआई को कंट्रोल करती है या एसडीपीआई चलाती है, तो दिस इज नॉट द केस। Thank you very much. My question was majorly like ABVP and BJP, so we are not, PFI and SDPI is not like that related to each other, correct? Yeah. So ABVP is basically a frontal wing of RSS. Okay, so yeah, but SDPI is not a frontal wing or anything like that. SDPI also, मैं इसका हिस्ट्री आपको बताऊं तो 2009 में जो है पॉपुलर फ्रंट ने एक नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस किया था कैलिकट में, और उस नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में इंडिया से बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए थे। उसमें ऑलमोस्ट 90% पॉपुलर फ्रंट वाले नहीं थे। हमने इनवाइट किया था क्योंकि हम उनके सामने एक एजेंडा रख रहे थे कि पॉपुलर फ्रंट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक पॉलिटिकल सोच होनी चाहिए, एक ऐसी पॉलिटिकल सोच होनी चाहिए जो किसी खानदान से रिलेटेड नहीं है, किसी लीडर्स से रिलेटेड नहीं है, जिसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए। ऐसा एक कॉन्सेप्ट नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में सामने आया। उस नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के बाद जो लोग उस नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में जमे थे, उसमें से बहुत सारे लोग ये डिस्कशन को कंटिन्यू करते करते आगे जाकर उस डिस्कशन से आगे जाकर ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद जो है एसडीपीआई जैसा एक पार्टी बना। तो इसका हिस्ट्री ऐसा है। तो एक अलग अलग लोगों ने मिलकर मुल्क के अलग अलग कोने से जो आए हुए लोग थे, चंद कॉमन पॉइंट्स को रखकर उन्होंने वो पार्टी बनाई। लेकिन वो पार्टी की अलग ही एक लीडरशिप है, पॉपुलर फ्रंट की लीडरशिप और वो लीडरशिप एक नहीं है। Thank you very much. We'll take the last batch of speakers. Salman, am I audible? अस्सलाम वालेकुम। सलमान लश्करी जी, वाले साहब जी पूछिए। वाले सलाम जी, बोलिए सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि अब जो आने वाला नेक्स्ट इलेक्शन है, पीएम इलेक्शन, इसके लिए हमारा प्लान क्या है सर? क्यों मुल्क तो बहुत इनसिक्योर है इसके ताल्लुक से, ऐसे न्यूज़ आते हैं वगैरह कि कुछ ऐसा इलीगल को लोग काम करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो ये, इसके लिए हमारा क्या प्लान है सर? जी, we got a question. The next is Faiz. Faiz, am I audible? जी अस्सलाम वालेकुम। फैज मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी बोल। ये हमको एक 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन तो अनीस भाई से है कि कुछ लोग अपने ही लोग हैं जो पॉपुलर फ्रंट को गलत बोलते हैं, जबकि आपकी आइमा काउंसिल से कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा, जिससे समाज का एक पढ़े लिखे तबके, ऊंचे लोग अभी भी इस तंजीम से महरूम हैं। दूसरी क्वेश्चन है कि और अभी तक हमारे यहाँ कोई भी तंजीम के या फिर चाहे वो पार्टी के हो, नेशनल लीडर ऊपर अभी तक नहीं आया, जबकि और भी सारे को लीडर को देखता हूँ वो सारे लोग ऊपर भी हैं और उनको कुछ ना कुछ अपना एक ब्लू टिक भी मिला हुआ और एक फेमस फेस भी है। यहाँ अनीस भाई को छोड़ करके बाकी कोई दिखता नहीं है, जबकि तंजीम में बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह हैं सलाहियत वाले। तीसरी क्वेश्चन है, तंजीम का बिहार में अभी तक कोई ऐसा खास वजह नहीं रहा पॉपुलर फ्रंट का, क्योंकि यहाँ पे तंजीम पिछले 5-6 सालों से काम कर रही है, मगर अभी तक कुछ ग्रोथ का जो लेवल होता है वो ऊपर नहीं जा पाया। इसका रीजन बताएं कि क्या कमी है यहाँ के लीडरों के अंदर। बस यही हमारा क्वेश्चन है। जी, we'll take the next speaker, मोहम्मद शाहनवाज। मोहम्मद शाहनवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सलाम, बोलिए। अनीस भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सलाम, बोलिए। ये मेरा सवाल आपसे ये है, डीजे हडली केजे हडली के ताल्लुक से जो केस हुआ है ना, तो तंजीम का क्या स्टैंड है? जी शुक्रिया। एंड
we'll take the next speaker. Jubair Afrin, am I audible? Jubair, am I audible? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम first of all, I would like to take an opportunity to thank the PFI and SDPI people for working very hard during this pandemic. आप लोगों ने काफ़ी सोशली, मॉरली जो लोगों की मदद की है, चाहे वो क़ब्रिस्तानों तक पहुँचाना हो या क्रीमेटोरियम्स तक पहुँचाना हो लोगों को, जो जिनके अपने लोगों ने धुतकार दिया था, तो वहाँ पर आप लोगों की तंज़ीमों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और ऑन द ग्राउंड नो डाउट मीडिया की तरफ से आप लोगों को काफ़ी बैकलैशेस मिले हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से इस काम को ये किया है, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और एक बात मैं ये रखना चाहूँगी कि जिस तरीके से पीएफआई से जुड़े हुए लोग जो हैं, जिनको काफ़ी सारे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट्स में ले लो, एंटी टेररिस्ट एक्ट में काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तारियाँ हुई है, और जो 10 से 25 साल तक की जेल काटकर बाइज़्ज़त बरी हो गए, जिनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं इकट्ठा कर पाई, ना सरकार ना जो उनके पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे वो लोग। तो जब वो लोग वापस आए हैं, तो तंज़ीम की तरफ से उन लोगों का एक तो इनके लीगल फाइट्स का क्या तंज़ीम देखती है, और जब वो आते हैं तो दे नीड सपोर्ट सिस्टम टू हैव ए कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल, जो कि नहीं देखने में आती है। और जो सोशल बायकॉट होता है इनकी फैमिली के साथ, क्या तंज़ीम का कुछ इनकी तरफ कुछ रुझान है? बस ये बात रखना चाह रही थी मैं। शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी Okay. अनिश साहब। Yeah, I'll go with answering sister's thing. Answer तो आपने जो पॉइंट रेज किया है, वेरी वेरी सीवियर पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये लकीली एक देखते हैं कि ये डिस्कशन पॉपुलर फ्रंट लीडरशिप ने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है। हम लोग अभी तक जो है लीगल एड पहुंचाने का काम करते थे। लीगल एड का मतलब लीगल एडवाइस जो है, या लीगल हेल्प जो भी करना है वो करने का काम हम लोग करते थे। लेकिन ये जो रिहैबिलिटेशन का जो बात आपने बताया, ये एक वेरी वेरी सीवियर इशू है ये। इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन होना बाकी है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट की लीडरशिप इसके बारे में सीरियसली डिस्कस कर रही है। हम लोग अलग-अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से अप्रोच करेंगे इसको, एक जॉइंटली एज़ अ मुस्लिम कम्युनिटी, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट नहीं, एज़ अ जॉइंटली मुस्लिम कम्युनिटी इसके लिए क्या कर सकता है, उसके बारे में इंशाअल्लाह हम लोग उसके पीछे काम शुरू करेंगे। तो आपने भी बताया, और सिमिलर थिंग हमारे लीडरशिप के डिस्कशन में भी ऑलरेडी ये बातें आ गई हैं कि व्हाट शुड वी डू फॉर द इनोसेंट विक्टिम्स हु कम आउट आफ्टर जेल फ्रॉम 20-25 इयर्स, हु आर इनोसेंट्स, उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए कम्युनिटी क्या कर सकती है। सो इंशाल्लाह वी विल बी इनिशिएटिंग डिस्कशंस एंड कमिंग अप विद सम कॉन्क्रीट इनिशिएटिव्स फॉर दैट। उसके बाद में बिहार रिलेटेड एक सवाल आया, तो अगेन मैं कहना चाहूंगा ये सवाल आपको बिहार के पॉपुलर फ्रंट के लीडर से पूछना पड़ेगा कि क्यों पूरे बिहार में वो लोग नहीं फैले हैं करके। मैं सेंटर में बैठ के बिहार के लोगों का जवाब नहीं दे सकता। शायद मुझे लगता है कोई पॉपुलर फ्रंट के मेंबर ही होंगे जिन्होंने सवाल पूछा है। तो इंटरनली आपके अलग-अलग फोरम्स होते हैं, उस फोरम्स में आप ये सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्ट मुझसे पूछकर। मैं एक वहाँ का लोकल ग्राउंड रियलिटी आपको अच्छी तरीके से नहीं बता सकता, वहीं के लीडर्स आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं वो सारी चीज़ें। और एक सवाल जो आया था कि पॉपुलर फ्रंट के अंदर फेस ज़्यादा बड़े-बड़े फेसेस क्यों नहीं है? देखिए, हम शुरुआत से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हमने एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन की तरह से बनाया है। कैडर ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें लीडर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कैडर्स इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एक आदमी की तंजीम नहीं है। मैं आप लोग मुझे कहते हैं कि मेरा चेहरा नज़र आता है। मेरा चेहरा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि तंजीम ने डिसाइड किया है मेरा चेहरा नज़र आने के लिए। कल अगर हमारी तंजीम कहती है कि मुझे एक ऑर्डिनरी मेंबर बन जाओ, मैं ऑर्डिनरी मेंबर बन जाऊँगा। क्योंकि पॉपुलर फ्रंट में एक वेरी स्ट्रॉन्ग हमने एक शुरू से एक कॉन्सेप्ट हमने लाया है कि ये किसी इंडिविजुअल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें लीडर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉपुलर फ्रंट में कैडर्स इंपॉर्टेंट है, और हमारा लीडरशिप भी जो है एवरी 3 इयर्स चेंज होते रहता है। मैं अभी जनरल सेक्रेटरी हूँ, और 1 साल के और 1.5 साल के बाद टर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई और जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा, वो फेस बन जाएंगे। तो ये जो परमानेंट फेसेस जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में जिस तरीके से रहते हैं कि फला एक फेस है, उसकी पार्टी या उसकी तंजीम, पॉपुलर फ्रंट में ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि ये इसकी तंजीम है, उसकी तंजीम है। ये कैडरों की तंजीम है। पॉपुलर फ्रंट बड़ा ब्रांड है,
पॉपुलर फ्रंट से रिलेटेड जो लीडर्स हैं वो बड़े ब्रांड्स नहीं है। ये लीडर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन पॉपुलर फ्रंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट एक नाम होगा। और ये जानबूझ के हमने किया है, ऐसा नहीं है कि अनजाने से किया, जानबूझ के किया है। तंजीम ज्यादा इम्पोर्टेंट है लीडर्स से। Yes, host. I think I've done. Yeah. Thank you very much. I think we'll close the session. Thank you very much, Aziz Saab, for your time. And very nicely answered all the questions. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. In the end, I would like to ask you one thing from our side. How do you see the political landscape, with respect to Muslim political parties? उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? Actually, I just wanted to say a general point in that. I think in one of the questions I pointed out to that, it's a tragedy that in India, each and every sect, each and every caste, each and every community has a political identity or a political say, but Muslims don't have it. Okay, so if you Dravidians, they can have a say in Indian politics. Regional parties can have a say, Dalits can have a say, the others can have a say, Sikh have a say. But when we see about Muslims don't have a political say in whatever happens. तो ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 60-70 सालों से जो एक कम्युनिटी पॉलिटिक्स को जो एक इम्पोर्टेंस नहीं देने का एक काम हुआ, उसका रीजन हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो पॉपुलर फ्रंट की तरफ से प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स को हम लोग प्रमोट करते हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि कब तक हम लोग मुस्लिम्स का पूरा इलेक्शन एजेंडा सिर्फ बीजेपी को हराना होगा, कब तक यही चलने वाला है। हम कब अपने बारे में सोचकर पॉलिटिक्स करेंगे? आज भी देखिए मजबूरी ये हो रहा है कि बंगाल में भी ये मुसलमानों का वोट क्यों देना, बीजेपी को हराने के लिए। यूपी में भी अभी पूरा ये सारे सेक्युलर पार्टी मुसलमानों के सर पर क्या डाल रहे हैं कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी आपकी है, आप कुछ मत पूछो, आप हुकूक मत पूछो, आप साइलेंट हो जाओ। थोड़े बड़े जर्नलिस्ट ने तो बेशर्मी के साथ कहा भी है कि मुसलमानों को खामोश रहना है, खामोश रहेंगे तो ही यहाँ पर अच्छा रहेगा, आप आवाज मत उठाओ। एक सेक्युलर एक राइटर ऐसे बेशर्मी की बातें भी करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ही वही है कि आप लोग खामोश रहो। तो देखो ये अप्रोच जाना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक डेमोक्रेसी के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जगह है, और इंडिया में अलग अलग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रहे हैं। एक मुस्लिम पॉलिटिक्स भी चाहिए, जो इंडिया के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हुकूक दिए गए हैं, उस हुकूक को पॉलिटिकली अचीव करने के लिए भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी होने चाहिए। अभी आप पूछेंगे एक पार्टी होने चाहिए, अलग अलग पार्टी होने चाहिए, मैं कहता हूँ कम्युनिटी डिसाइड करेगी। कम्युनिटी के सामने ऑप्शंस होने चाहिए। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक लीडर है जो पूरी पार्टी को चलाता है, उसमें और एक ऑप्शन है कि एक फैमिली है वो पूरी पार्टी को चलाती है, एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें कैडर्स एक पार्टी को चलाते हैं। अलग अलग ऑप्शन कम्युनिटी के सामने रहेंगे, लेकिन कम्युनिटी के सामने मुस्लिम पॉलिटिक्स का ऑप्शन होना जरूरी है। हमारे सामने ऐसा सिचुएशन नहीं आना है कि भाई हमारे सामने कोई अपनी एक पार्टी नहीं है, हम बार बार जाकर एक नेगेटिव पॉलिटिक्स में, एक ब्लैकमेल में आकर दूसरों को वोट दें। ये कल्चर चेंज होना है, अभी नहीं तो कल तो चेंज होना है, लेकिन उसके लिए काम जरूरी है। उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है। आप ऑल ऑफ अ सडन इलेक्शन के वक्त जाकर अगर कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा वोट दो, वैसा वोट दो, कोई आपकी बात नहीं मानोगे, क्योंकि मुसलमानों के सर पर इलेक्शन के वक्त इतना प्रेशर होता है, उनके ऊपर इतना प्रेशर है, सेक्युलर पार्टीज डाल देते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो उसके जिम्मेदार आप ही हैं, ऐसा हम पर इल्जाम डाला जाता है। तो ये मुसलमान भी मजबूर हो जाते हैं और अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोचने के लिए उन्हें डर आ जाता है। इसलिए इलेक्शन के दौरान आप ये नहीं सोच सकते, इलेक्शन के बाद मुसलसल होना चाहिए। और ये चीज हम लोग बार बार कह रहे हैं अलग अलग मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज में। इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग उनसे भी ये कह रहे हैं कि आपके बीच में भी एक डिस्कशन होना चाहिए, एक कॉमन डिस्कशन होना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आप लोग आने चाहिए। ये अलग अलग रहकर एक सिंगल एजेंडा में आपको आना है। अगर ये अलग अलग मुस्लिम पार्टीज एक डिस्कशन में भी आ गए, 100% मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जब वो देखेंगे कि जो अलग अलग मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक प्रोडक्टिव इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अलायंस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट बैठिए साथ में, डिस्कस कीजिए इस बात को। और अगर पॉपुलर फ्रंट अगर कोई चाहता है कि पॉपुलर फ्रंट इस चीज को फैसिलिटेट करे, हम लोग करने के लिए तैयार है।
लेकिन ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म में आकर ये चीज को, जो आपने अभी सवाल पूछा है कि एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर एक कम्युनिटी के सामने एक सोल्यूशन इनको देना पड़ेगा। Very nicely spoken, Anis साहब. Very nicely spoken. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for your time, Anis साहब, and inshallah wishing you all the best.